ज़िक्र करना चाहूँगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये बात अभी तक नहीं आई है। अगर कोई ये कहे कि हम इस स्ट्रीम के ज़रिए स्लेवरी को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं आगे के लिए, मैं समझता हूँ कि ये उसकी यानी ये ईमानदारी के खिलाफ होगा। स्लेवरी को आगे के लिए या इस दौर में जस्टिफ़ाई नहीं किया जा रहा है। बल्कि जब पूरी दुनिया ने इस बात पर इत्तेफ़ाक कर लिया कि स्लेवरी की किसी भी तरह की कोई भी फ़ॉर्म काबिल कबूल नहीं है, तो मुसलमानों को इसमें खुशी है इस बात पर कि जो कुरान ने जो ऐलान किया था फ़क्कु रक़बा का सूरह बलद में, उस ऐलान को पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया। तो जो पहले 2 जो स्लेवरी की पहली 2 किस्में थी, वो तो मुसलमानों ने खुद ही अडॉप्ट कर ली थी, क्योंकि वो इंटरनल मसला था। लेकिन एक्सटर्नल मसला दूसरों के ताउन के बगैर नहीं हो सकता। आगे चलकर अगर पूरी दुनिया खुद ये डिसाइड करेगी कि नहीं जी, हम तो मुसलमानों को स्लेव बनाएँगे, तो मुसलमानों के पास भी फिर ये गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि नहीं जी, आप तो मुसलमानों को स्लेव बनाएँ और उनकी औरतों को स्लेव गर्ल्स बनाएँ और मुसलमान ना बनाएँ। ये इसलिए जो तीसरा जो जो पॉइंट है, उसको इस्लाम ने खुला छोड़ा है। जी। बहुत शुक्रिया। एक और ज़रा रिक्वेस्ट है हमारे कमेंटेटर से, यहाँ पे जो कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ आप स्पैमिंग मत करें। एक ही मैसेज बार-बार, यहाँ पे एक ओके साहब है, बार-बार एक ही मैसेज रोल करेंगे तो कुछ अच्छे कमेंट्स हैं वो मिस हो जाएँगे और आपका मैसेज पढ़ लिया। माशाल्लाह आप मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो हमारे भाई आसिम इफ्तिखार साहब, और ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली उनके लिए ही रखा हुआ था। बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी हिस्ट्री पे, पुराने ज़माने की जितनी भी साइकोलॉजी और हर चीज़ें। तो आसिम भाई, आपके लिए सवाल है, और ये एतराज़ भी मुल्हिदीन का मैं उसी अल्फाज़ में रखती हूँ कि वो एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया आहिस्ता-आहिस्ता, और ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए। जब हम अगर तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि स्लेवरी वेस्ट ने ख़त्म की है। तो मुल्हिदीन ही अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इस्लाम ने स्लेवरी को प्रमोट किया, ख़त्म नहीं किया, इसको फ़रोग़ दिया, और असल में तो जी सारी स्लेवरी जो है वो वेस्ट ने ही ख़त्म की। अब ये जो इनका इनका आर्गुमेंट है, इसको आप किस तरह जवाब देंगे इसका? जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया अलीना बहन। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जो पीछे पूरी गुफ्तगू हुई है उसके लिए मैं चंद बातें कहना चाहूँगा। एक तो जैसे कि कैसर भाई ने ये बात रखी कि स्लेवरी ख़त्म नहीं हुई है, और आज भी मॉडर्न दौर में जो मॉडर्न स्लेवरी है उसको तो छोड़ दें, जो हमारा जो कॉर्पोरेट सिस्टम है वो भी बहुत वेरी सिमिलर टू द इस्लामिक सिस्टम ऑफ स्लेवरी इंस्टीट्यूशन। तो उस पे मुल्हिदीन लोग ये करते हैं, अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैं मुल्हिदीन के लिए जो है डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए 2 प्रेमिसेस रखता हूँ। अगर वो चाहें तो मेरे दोनों प्रेमिसेस में से जिसको चाहें वो गलत साबित कर दें, तो दलील के साथ गलत साबित कर दें, आई विल एक्सेप्ट। 2 प्रेमिसेस क्या हैं कि देखें, इस्लाम का जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है उसमें ऑल स्लेव आर ह्यूमंस एंड दे हैव राइट्स, बट देयर ऑनर कैन पुट सम लिमिटेशंस एंड कंडीशंस। अगर कोई चाहता है कि ये इस्लाम की स्लेवरी का डिफिनेशन नहीं है तो इसको गलत साबित करे कि नहीं, इस्लाम में जो है स्लेव के राइट्स नहीं है एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड ह्यूमन, वो कर दे। दूसरा जो है मैं प्रेमिसेस रखता हूँ हम अपने जो मॉडर्न डे में जो एम्प्लॉय सिस्टम, कॉर्पोरेट सिस्टम है उसके हवाले से। ऑल एम्प्लॉइज आर ह्यूमन and they have rights, but their company slash owners slash their brands, anything can put some limitations and conditions. इसको भी अगर वो कहते हैं कि गलत है तो वो साबित कर दे गलत है। अगर ये दोनों प्रेमिसेस सही हैं, then all slaves are employee and all employees are slaves. तो वो कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न एरा में जो है वो स्लेवरी, जो इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है स्लेवरी का, वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी बात जो मुझसे अपने कॉन्सेंट पे बहुत, यानी कि हम, मुझे लगता है कि सारे लोगों की स्कूलिंग ही लगा दी है, जो खास करके जो मुल्हिदीन है, जो भी कि इस्लाम से जो है इस्लाम को समझते हैं। तो मैं उन मुल्हिदीन से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो बहुत बेसिक सवाल है कि एक इंसान के अंदर कॉन्सेंट कैसे पैदा होता है? क्या टोटली ये एक इंटरनल थिंग है या इसके लिए कुछ एक्सटर्नल ड्रिवन फैक्टर्स होते हैं? तो सबसे पहले तो आप इसको आप जो यानी मुल्हिदीन को कह रहा हूँ, आप इसकी तशरीह करें कि इस पे बात करें कि कॉन्सेंट एक इंसान के अंदर पैदा कैसे होता है। मैं आपको आबादी की 90% को दिखाऊंगा जिसका हर काम में कॉन्सेंट नहीं होता। बहुत बड़ी आबादी है जो ऐसा जॉब कर रही है जो जबरन जॉब कर रही है, जिसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
अगर उसको कोई दूसरा ऑप्शन मिले तो वो चला जाए, तो वो एक एक्सटर्नल ड्रिवन जो है वो कॉन्सेंट है, ना कि उसके यानी अंदर से ये चीज ख्वाहिश आ रही है, नहीं नहीं मुझे तो यही जॉब करना है, ऐसा नहीं है। तो और एक चीज और भी है कि ये लोग जो यानी प्लेजर के हवाले से सवाल उठाते हैं, अरे भाई कहाँ हो आप? आपका जो पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी पूरी जिंदगी है, वो तो मतलब हेडनिज्म और प्लेजर पे ही आप पूरे अपने जिंदगी के जो है आइडियोलॉजी और पूरी जिंदगी की चीजें जो है तैयार करते हो। तो इस तरह की प्लीज बचकाना क्वेश्चंस जो है वो ना करें, जहां वो खुद जो है वो फंस जाएंगे। आई थिंक ये कुछ चीजें जो मैं ऐड करना चाह रहा था। अब अगर इजाजत हो तो चलते हैं, मैं अपने प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ इंशाल्लाह। जी शेयर कर दें स्क्रीन। तो ये आमतौर पे मुल्हिदीन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि जैसा कि एक साहब ने कहा अभी तक, थैंक्स टू द वेस्ट, कि उन्होंने जो है स्लेवरी खत्म कर दी और मुसलमानों को भी जो है जबरदस्ती स्लेवरी खत्म करवाया, इस तरह की बातें करते हैं। खैर हम देखेंगे हिस्टोरिकली, हम इसको एनालाइज करेंगे कि हु एबॉलिश स्लेवरी एंड व्हाई, उसका फैक्टर्स क्या था, कि जो लोग फॉर एग्जांपल वेस्ट ने अगर स्लेवरी कहीं कहीं खत्म भी की है, तो उसके पीछे क्या वो इंसानियत का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इंसानियत के बिना पे स्लेवरी खत्म की है, या उसके कुछ और फैक्टर्स है और कुछ और चीजें थी जिसको वो लोग आज जो है वो दूसरे तरह से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं कि देखें पूरी जो बहस है ना जो स्लेवरी की, और खासकर जो मॉडर्न स्लेवरी या मॉडर्न एरा में कैसे स्लेवरी जो है वो एबॉलिश्ड हुआ, उसकी पूरी बहस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो था उसको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और उनको मुझे लगता है कि जो लोग उस कल्चर को इंडोर्स करते हैं, वेस्टर्न कल्चर मॉडर्न कल्चर को इंडोर्स करते हैं, उन्हें इस बात पे शर्म आनी चाहिए। और अगेन आई विल आस्क, हाउ डेयर यू टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू अस? आप कहाँ हो खड़े? आप पहले अपने अपने मॉडर्न आइडियोलॉजी को तो चेक करें, आप अपनी हिस्ट्री को तो चेक करें, आपने क्या गुल खिलाए हैं। तो देखें ये जो ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी सिस्टम था, इसमें कहा जाता है कि 12.5 मिलियन, मोर देन 1 करोड़, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ जो है वो अफ्रीकन को 1525 से 1866 के बीच अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया, है ना। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों इसमें शामिल है। और इसमें से भी तकरीबन जो है वो 1.8 मिलियन लोग जो है 18 लाख लोग तकरीबन रास्ते में ही मर गए, उनको फेंक दिया गया, वो वहां पहुंचे ही नहीं 1.25 करोड़ में 18 लाख लोग। बाकी जो लोग बचते हैं उनमें भी डायरेक्टली सबके सब लोग के अमेरिका नहीं पहुंचे, तकरीबन 3.25 लाख लोग जो है उनको डायरेक्टली अमेरिका भेजा गया। अब बाकी लोग बहुत सारे बाजारों में या बहुत सारी जगहों पे काम करते हुए बिकते हुए फिर वो वापस वहां पहुंचे। और ये मैं सारे के सारे जो तकरीबन बातें हैं वो मैं वेस्टर्न सोर्स से ही मैं नकल करूंगा, क्योंकि ये फिर कहेंगे, अगर हम अपने स्कॉलर्स को कोट करेंगे तो कहेंगे अरे तुम्हारे स्कॉलर बाइस्ड। चलो भैया ठीक है, हम आप ही के स्कॉलर्स को कोट कर देते हैं। ये जो है स्टेटिस्टा की ये जो चार्ट है वो है, और ये एक जर्मनी की कंपनी है, हमारी कोई कंपनी नहीं है भाई। चलते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि हम अगर उस वक्त 1600 से लेके 1500 से लेके अगर 1600 1850 तक की पॉपुलेशन पे गौर करें तो आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी कि इन लोगों ने, ये जो लोग आज अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड मॉडर्न और पूरी दुनिया के ऊपर जो है सिविलाइजेशन के नाम पे कब्जा जमाया, कॉलोनाइज किया और लोगों पे जबर करते रहे, जुल्म ढाई, उनके कारनामे आप देखें कि इन्होंने इस तरीके से गुल खिलाए अफ्रीका में कि अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ ही नहीं पाई। पूरे तकरीबन 150-250 साल के दौरानिये में बहुत कम पॉपुलेशन बढ़ी है। एशिया की जो पॉपुलेशन थी 1600 में वो 34 करोड़ थी, जो कि 1850 में 80 करोड़ हो गई। और अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो 1600 में 7.2 करोड़ थी, जो कि सेम वक्फे के बाद 1850 में सिर्फ 10 करोड़ हुई। सोचे कहाँ 34 करोड़ से 80 करोड़, और कहाँ ये 7 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंचे। और इससे भी इंटरेस्टिंग है कि हम अगर नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन को देखें कि क्या गुल खिलाए सिविलाइज्ड लोग, पता चलेगा। आसिम भाई you are breaking up लैटिन a अमेरिका little bit. जो नीचे आसिम भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी, कंटिन्यू। जी बताएं कहाँ तक?
वो लैटिन कहाँ अमेरिका तक की सुन आपने पाए बात थे की आप? वहां से ब्रेक हो गई है लैटिन अमेरिका से। रिपीट 1 मिनट पीछे से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये तो आप डेटा छोड़ ही दें पॉपुलेशन का। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को चेक कर लेते हैं कि वहां के पॉपुलेशन के साथ इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, तो 1500 में लैटिन अमेरिका की जो आबादी थी, जो साउथ अमेरिका भी कहलाता है, वो 3 करोड़ थी। और ये 100 साल के बाद जब ये सिविलाइज्ड लोगों ने वहां अपने कदम रखे हैं, जो कि मुल्हिदीन के यानी कि इंडोर्स करते हैं सिविलाइजेशन को, उन्होंने जब कदम रखा है तो 100 साल के बाद ये 3 करोड़ की आबादी 80 लाख पे आ गई थी। क्या हुआ 2.2 करोड़ लोगों के साथ? क्या हुआ? वाइप आउट कर दिया पूरी की पूरी नस्ल को इन्होंने, गुलाम नहीं बनाया, वाइप आउट कर दिया, हिस्ट्री से खत्म कर दिया इनको। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में अगर देखें तो वहां की आबादी 1500 में 20 लाख की थी और 100 साल के बाद ये आबादी 9 लाख की बचती है। कि आज हमें साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में उनका रेशियो जो कि नेटिव अमेरिकन से बहुत कम दिखता है। ऐसा क्या, यानी कितने लोग माइग्रेट करके चले गए यूरोप से कि वहां की जो एक बसी बसाई आबादी थी, जो इनका सिविलाइजेशन और बहुत सारी जो कदीम सिविलाइजेशंस थी, उसके लोग कहाँ गए? तो ये है सिविलाइज्ड लोगों का नाम है। और ये फख्र करते हैं इस कल्चर्स पे और गाली देते हैं इस्लाम को। आप देख सकते हैं कि किस कल्चर को ये लोग इंडोर्स करके इस्लाम को बुरा भला कहने की बात करते हैं। खैर, हम चलते हैं कि आगे की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि इन्होंने जो स्लेवरी खत्म की है उसके पीछे क्या मकासद है और क्या इस्लाम के यहाँ इस्लाम मुस्लिम सोसाइटी के अंदर स्लेवरी को खत्म करने के इंटरनल कोशिशें नहीं हो रही थी? क्या जब ये लोग ये सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग दुनिया में नहीं आए तब तक क्या मुसलमानों ने स्लेवरी को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखेंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं इस्लाम की, तो 11वीं सेंचुरी में हम पाते हैं कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक बहुत छोटा तबका है, गरचे बहुत छोटा तबका है, उसने जो है गरचे वो मुसलमान है नहीं है, वो एक अलग चीज है। बहुत सारे हो सकता है कि डिफर करें उनके मुसलमान होने पे क्वेश्चंस उठा सकते हैं एपिस्टेमोलॉजिकली या थियोलॉजिकली, एक डिफरेंट है, लेकिन वो कल्चरली जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन के हिस्सा है। ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी हाकमियत में 11वीं सेंचुरी में गुलामी को बिल्कुल बैन कर दिया था। और इस बैन के लिए उनके पास जो दलीलें थी वो कुरान और सुन्नत इस्लाम था। उसके लिए जो है लॉजिक या बाहर की चीजों को वो दलील नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा मजहब है या हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो गुलामी के खिलाफ है, इसलिए हम गुलामी को बैन कर रहे हैं। घर से ये छोटे लेवल पे हुआ था, बट हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब के 1700-1800 के बाद जब यानी कि यूरोपियन आए मुसलमानों के यहाँ, तो मुसलमानों ने गुलामी खत्म की। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आप देखें कि यूरोप ने कब गुलामी खत्म की? क्या फ्रांस से पहले किसी मुस्लिम कंट्री ने गुलामी खत्म नहीं की? क्या इंग्लैंड से पहले, इंग्लैंड के टोटली एबॉलिश करने से पहले क्या किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री ने गुलामी को टोटली एबॉलिश नहीं किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ये लोग तो, यानी मुझे लगता है कि ये लोग स्टीरियोटाइप्स हैं, मतलब कि समाज में जो भी चीजें आमतौर पे घूम रही हैं लोग उसको सच्चा मान रहे हैं, बिना उसकी तहकीक किए, बिना उसके पढ़े हुए या उसकी जो असल हकीकत है उसको जाने बिना। बस हमने ऊपर ऊपर कहीं सुन लिया, भाई हमारे जो मास्टर थे अंग्रेज महाराज, उन्होंने जो है ये फला फला काम किया, क्या जबरदस्त काम किया, उनसे पहले तो ह्यूमन राइट्स थे नहीं, उनसे पहले तो कोई चीजें थी नहीं। तो बस ऐसा ही मतलब चल रहा है इनका कारनामा। ये वो वाली स्लाइड है जिसमें मैंने इस पे रोशनी डाली थी कि किस तरह से इन्होंने पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट किया था नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से। अच्छा आसिम भाई एक मिनट जरा, अलीना साहब मैं कहूँगा थोड़ा सा स्लाइड्स के हवाले से एक्टिव रहिएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है, स्लाइड्स मिस नहीं होनी चाहिए, जो बात हो रही है वो स्लाइड सामने होनी चाहिए, ये ना हो कि कहीं मिस हो जाए। इसके लिए मैं आसिम भाई से गुजारिश करूंगी कि व्हेन ही वांट्स टू चेंज द स्लाइड जस्ट गिव मी अ क्लू। ओके ब्रदर? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं कि मैंने जो बात की कि मुसलमानों ने क्या मुसलमानों ने खत्म नहीं की थी, ये उसका हवाला है। और ये किताब किसी मुस्लिम राइटर ने नहीं लिखी है, ये है डीजे स्मिथ, इन्होंने जो एक किताब, पूरी किताब लिखी है स्लेवरी एंड इस्लाम या एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन इस्लाम, इस नाम से जो है ये पूरी किताब मौजूद है, इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों के अंदर खुद ये बात नहीं थी। उसमें इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये बात कहना गलत है कि मुसलमानों ने स्लेवरी वेस्ट की वजह से खत्म की। इस पैसेज में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाई वेस्ट एबॉलिश स्लेवरी, क्या उन्होंने इंसानियत के बेस पे स्लेवरी को खत्म किया?
ये भी एक मतलब के कह सकते हैं कि गलत नजरिया है जो कि बयान किया जाता है आमतौर पे। जो इसके पीछे ह्यूमैनिटी का फैक्टर है वो बहुत कम है, उसका जो पोर्शन। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट थे या इस तरह के जो कुछ लोग थे वो स्लेवरी के खिलाफ बात कर रहे थे उस कल्चर में, लेकिन उन लोगों के बात करने से बात ज्यादा बनी नहीं। जो उनके हुक्मरान थे उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं की। अब बात आती है कि स्लेवरी को कैसे खत्म किया इन्होंने। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि इतने ज्यादा गुलाम अमेरिका में जमा हो गए थे, इतने ज्यादा गुलाम जमा हो गए थे कि वो आकाओं से उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी और उनको केज में, पिंजरे में बंद करके रखे। खैर बहरहाल उस डिबेट में नहीं जाऊंगा मैं कि कितने बदतरीन सलूक किए जाते थे उनके साथ। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि रेबल हो गए वो लोग, वो उसके अगेंस्ट हो गए और कई सारी रिवोल्यूशंस उन्होंने चलाई स्लेवरी के खिलाफ। अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा जो लोग ये इस्लाम के ऊपर सवाल करते हैं कि आप मुझे पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में स्लेव के वो रेवोल्यूशन दिखा दें जो उन्होंने स्लेवरी के खिलाफ किया हो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए हैं स्लेवों ने, गुलामों ने, लेकिन उसकी वजह ये नहीं थी कि वो गुलाम थे, बल्कि उसकी वजह ये हुआ करती थी कि उनके पास पावर आ जाता था। ठीक है, और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर मैं इसके ऊपर रोशनी डालना चाहूँ कि चरकसिया और फिर जो है इधर गुलामान और ये वो सब बहुत लंबी हो जाएगी बात। तो हमारे यहाँ गुलाम जब भी हमारे यहाँ गुलामों का इतना पावर था कि वो हाकिम बन सकते थे, वो यानी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, वो ऐसा लेविश लाइफ जी सकते थे और उनका मुआशरे के अंदर वो स्टैंडर्ड हो सकता था। तो प्लीज अपने गुलामों का हमारे गुलामों से कंपेयर करके हमारी तहजीब का और हमारी रिवायत का तौहीन ना करें आप लोग। ठीक, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर था, जो दूसरा असल फैक्टर था इसमें, वो था इकोनॉमिक बेनिफिट। कि देखें जो पूरा का पूरा कॉलोनाइजेशन है और कैपिटलिज्म है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि किस तरीके से ज्यादा पैसे जमा किए जाएं, किस तरीके से ज्यादा लोगों का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से ज्यादा हम अपने पेट में जो है दूसरे के लुकमे को डालें। ये पूरा मोटिव है और दिखता भी, आज भी दिखता है ना, कि आज हम देखें कि दुनिया की जो रकम है वो कितने लोगों के हाथ में सिमट के रह गई है। तो स्लेवरी को खत्म करने में कैपिटलिज्म का सीधा बेनिफिट था। इसलिए उन्होंने, क्योंकि देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गए थे, इंडस्ट्री में काम कौन करेगा भाई, मजदूर करेंगे ना, मजदूर तबका काम करेगा। अब अगर कोई किसी का गुलाम है तो वो तो उसके खेत में काम करेगा, आपकी इंडस्ट्री में तो नहीं जाएगा ना काम करने के लिए। तो ये मेजर फैक्टर थे ये दो जिसके बिना पे इन्होंने गुलामी को खत्म किया। लेकिन ये धोखा क्या देते हैं, ये कहते हैं हमने इंसानियत के नाम पे गुलामी को खत्म कर दिया। कैसी इंसानियत भाई, आप तो गुलामों को इंसान ही नहीं समझते थे। आप तो जो जिन लोगों ने गुलामी को खत्म किया है, आप उनके थॉट को जाके पढ़ें कि वो कितने रेसिस्ट थे और ब्लैक के बारे में, ब्लैक लोगों के बारे में उनके क्या ख्यालात थे। ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। आई थिंक इंशाल्लाह इससे बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि ये एलिगेशन के मुसलमानों ने स्लेवरी उन वजह से खत्म किया, ये गलत है। इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज इसके बाद मैं थोड़ा सा मॉडर्न स्लेवरी पे बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें नकल कर दूं कि मुस्लिम कंट्री में सबसे पहले मोरक्को ने, आई थिंक मोरक्को ने गुलामी को खत्म किया और उन्होंने फ्रांस से पहले खत्म किया। फ्रांस ने 1848 में गुलामी को खत्म किया है और ये मुस्लिम कंट्री ने 1844 में गुलामी को खत्म किया। इसी तरीके से बहुत सारे इस्तिलाहात ओटोमन एम्पायर में भी शुरू हो गए थे वो गुलामी को लेकर के, कि उन्होंने 1847 में, फिर 1857 में, फिर 1871-72 में उन्होंने बहुत सारी गुलामों की किस्मों पे पाबंदी लगाई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कहें कि आप ये भी नहीं कह सकते कि सारा का सारा जो वेस्ट है उन्होंने ओटोमन एम्पायर से पहले गुलामी खत्म कर दी थी। ऐसा कुछ नहीं। गुलामी को खत्म करने का जो मॉडर्न प्रोसेस है वो बहुत धीमा है, बहुत धीरे चलता रहा है। और अब ये भी है कि वो लोग इल्जाम देंगे कि जो सबसे लेट खत्म किया जिन लोगों ने गुलामी को, उसमें मुस्लिम ममालिक का नाम आता है। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि उस मुस्लिम ममालिक पर, उन मुस्लिम ममालिक पर जिन्होंने गुलामी को बहुत देर से खत्म किया, 1860 1850 तक कौन लोग हुकूमत कर रहे थे? ये वही तो आकाएं थे जिनके आप जो है गुण गाते हैं कि उन्होंने स्लेवरी को खत्म किया। तो उन्होंने 1860 कह रहा हूँ 1960 1950 तक यही लोग हुकूमत कर रहे थे, इन्हीं की कॉलोनीज थी। तो उन्होंने क्यों नहीं खत्म कर दिया उन ममालिक में गुलामी को? इसलिए नहीं खत्म किया कि क्योंकि अगर वो खत्म कर देते तो उनका जो उस कंट्री में जो इकोनॉमिक बेनिफिट था वो खत्म हो जाता। इसलिए आज भी देखे ना कि किस तरह से वो अफ्रीका को ट्रीट करते हैं, जिनकी बातें ये लोग करते हैं, हाउ दे ट्रीट अफ्रीकन्स, खासकर जो अफ्रीकन स्टेट हैं, वो लिटरली यानी कि कलेक्टिवली
वो स्लेव है, पूरा का पूरा स्टेट स्लेव है। हम इंडिविजुअल स्लेवरी तो बहुत दूर की बात करें, ये कौन सी स्लेवरी की किस्म है कि फर्स्ट वर्ल्ड ने जो है, जिनके आप गुण गाते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट को गुलाम बना रखा है। ऐसा तो माजी में कभी किसी ने नहीं किया कि पूरे स्टेट को गुलाम बना लिया। बहरहाल तो मैं थोड़ी सी अब मॉडर्न स्लेवरी पे बात करना चाहूंगा कि देखिए, मॉडर्न स्लेवरी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती है, और यानी कि आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मिलियन पीपल जो हैं वो किसी ना किसी गुलामी की शक्ल में जकड़े हुए हैं मॉडर्न दौर में, और इसका हवाला भी मैंने जो है इसमें नकल कर दिया है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस आज की जो मॉडर्न स्लेवरी है उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार है? इस्लाम एक फैक्टर है आज के गुलामी के लिए, या इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? आप इस्लाम पे तो बहुत बातें करते हैं, इस्लाम की गुलामी के सिस्टम पे बहुत बातें करते हैं, इस्लाम को बहुत लान तान करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो फैक्टर है समाज में आज जिसको खत्म करना चाहिए, आपको प्रोडक्टिव बनना चाहिए, आपको समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए जैसे इस्लाम करता है। इस्लाम से सीखें आप लोग ये चीज कि इस्लाम जो है वो किसी यूटोपिया में नहीं जाता कि हमें ऐसा कर देना भाई, वैसा कर देना। इस यूटोपिया में इस्लाम बिलीव नहीं करता है, वो रियल टाइम प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। तो आप भी थोड़ा इस्लाम से एक अच्छा ही सीखें कि आप मौजूदा दौर की बुराइयों को खत्म किस तरीके से कर सकते हैं। मॉडर्न स्लेवरी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उस पर भी तो कभी मतलब आप अपनी अपनी स्ट्रीमें चलाएं। इतनी बड़ी बड़ी आबादी जो है, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो मॉडर्न स्लेवरी में जो ज्यादातर वनरेबल पीपल हैं, दे आर वुमेन एंड चाइल्ड। 55% जो आबादी है मॉडर्न स्लेव की, वो औरतों पे मुश्तमिल है, वो औरतें हैं। तो ये तो मतलब साफ दिखता है कि आप एक सेट एजेंडे के तहत एक खास चीज को टारगेट कर रहे हैं, और जो असल रूट प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में जो इविल एग्जिस्ट करता है उसके खिलाफ आप कुछ भी करने को तैयार नहीं। आप बस पैसे लेते हैं, आपको कहीं से मिले जा रहे हैं, आप लैविश लाइफ गुजार रहे हैं, अपने जो है ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, और इस्लाम पे ये बस उठ के आ गए हैं और बस वीडियो बना दिया जाता क्या है। तो चीजें इतनी आसान और सिंपल नहीं है आज के जमाने में भी। और मैं यही कहूंगा कि आज के जो मॉडर्न स्लेवरी है उसके लिए भी सबसे बेहतरीन जो तरीका हो सकता है वो इस्लाम का हो सकता है, और पूरी दुनिया को इस्लाम के इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए कि वो कैसे मॉडर्न स्लेवरी को एबॉलिश कर सकता है और उसका हल पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा लोगों ने इंस्पायर किया, यहाँ पे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। कैसर भाई वांट टू से समथिंग? जी, कैसर भाई। जी, मैं बस एक जो टेक्निकल बीच में एक क्या डिसऑनेस्टी है, मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये कहना कि देखें जी, उन्होंने तो लॉज़ बना दिए और वेस्ट ने उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया, तो इस्लाम ने तो ऐसा नहीं किया। जो स्लेवरी अमेरिका में थी या वेस्ट में पाई जाती थी, उसका मंज़र ये है कि कपास के खेत हैं, वहाँ पे बगैर कमीज़ पहने हुए लोग काम कर रहे हैं, और पीछे एक व्हाइट अमेरिकन खड़ा हुआ है, उसके हाथ में चाबिक है, और वो उनको मारे जा रहा है और उनका खून बहे जा रहा है। इस स्लेवरी को वेस्ट ने अबॉलिश कर दिया, राइट? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट 1833 अमेरिका में, और बाकी जो वेस्टर्न में भी प्रोग्रेसिव ये लॉज बनते रहे। आप हमें इस्लाम में गुलामी का ये वाला तस्वर दिखा दें कि जहाँ पे गुलाम काम कर रहे हैं और आका जो है उन्होंने चाबुक हाथ में उठाए हुए हैं और उनको मार रहे हैं, और फिर हमसे पूछें कि आप बताएं कि ये स्लेवरी कहाँ एबॉलिश हुई है। ये एक अच्छी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस्लाम ने जब ये तस्वुरात पहले ही ख़त्म कर दिए हैं कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ के आप स्लेव नहीं बना सकते, कर्ज़े की वजह से आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते, सिर्फ़ एक जंगी कैदियों वाला था, वो इस्लाम ने एक मॉडल खुद ही दे दिया है कि जब वो चाहें अपनी आज़ादी खरीद सकते हैं। इस्लाम ने अपने इब्तदाई दौर में, आगे मुफ्ती साहब भी उसका ज़िक्र कर रहे थे, कि ये स्टेटमेंट दी कि जो गुलाम को आज़ाद करता है, जिसकी रोशनी में फिर कितने ही सहाबा हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का हवाला दिया, उन्होंने गुलामों को आज़ाद किया। तो ये एवोल्यूशन तो ख़त्म हो चुकी थी। जो अमेरिका ने उस गुलामी की बदतरीन शक्ल अबॉलिश कर दी, जो कि इस्लाम में थी ही नहीं, तो इस्लाम से क्या गिला कि इस्लाम यानी कि जो चीज़ थी नहीं, उसको इस्लाम कैसे अबॉलिश करे? जो थी, वो आपको जगह-जगह कुरान के हमने हवाले दिए हैं कि किस तरह से इस्लाम ने उसको सिस्टमाइज़ किया, उसको अबॉलिश किया, उसको सिस्टमाइज़ किया, लोगों की आज़ादी की राहें खोली। तो ज़रूर आप इख्तिलाफ करें, बट यूज़ दिस एज़ वेल, इट वुड हेल्प योर केस। कैसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट किया है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पॉइंट उठाया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सिस्टर रीना, अगर आप ऐलान कर दें
कि जो हम पब्लिक करेंगे हमारा लिंक को, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि आम लोग जॉइन नहीं कर सकेंगे। हमारी प्रेज़ेंटेशन खत्म हो जाएगी तो आप उसके बारे में ऐलान कर दें कि लिंक शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, जो कैसर भाई ने सीन पेश किया है, वो पूरा एक प्रोजेक्ट किया है पर्दे पर आपके दिमागों के। और चूँकि मुल्हिदीन और मुर्तदीन जो हैं, वो ऑब्वियसली मूवीज़ देखते हैं, वैसे तो मुसलमान भी देखते हैं। तो एक मूवी है 12 इयर्स अ स्लेव। स्लेव जो है 12 साल, ये ठीक-ठाक जो है नॉमिनेटेड मूवी रही है। और ये रियल लाइफ स्टोरी है सोलोमन नॉर्थअप की, और अर्ली 1800s में ये मूवी आप देखें, और ये कई अवार्ड्स के लिए, एकेडमी अवार्ड्स के लिए ये नॉमिनेटेड मूवी है। उसमें आप देखें, पता चलता है कि वो बंदा कैसे स्लेवरी से निकलता है, कैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता है, कैसे वो उससे निकल कर भी फंसा रहता है, उस माहौल को दिखाया गया है। जी, कैसर भाई। मूवी का मैं जवाब आगे मूवी बढ़ने से अमर पहले भाई। मूवी का जवाब एक मूवी। चीज़ मैं ऐड कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे जी, लोग जी, इश्काल बिल्कुल। करते हैं। बहुत सारे मुल्हिदीन ये करते हैं कि अरे इस्लाम एबॉलिश क्यों नहीं कर देता? देखें, ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि जो जंगी वॉर कैप्टिव है, उसको अकेला एबॉलिश नहीं किया जा सकता। उसकी मैं मिसाल भी दे दूँगा हिस्ट्री से कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस के अंदर स्लेवरी को ख़त्म किया गया, ठीक है? लेकिन ब्रिटेन जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो 10 साल 20 साल तो फ्रांस वालों ने कहा कि ठीक है, गुलाम नहीं बनाएँगे, लेकिन जब देखा ब्रिटेन गुलाम बनाए जा रहा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के ज़माने में उसने कहा नहीं भाई, एक तरफ़ा नहीं हो सकता ये बात, हम फिर से गुलामी शुरू करते हैं। तो उन्होंने दोबारा से गुलामी शुरू कर दी। तो इनका ये इतराज़ भी वैलिड नहीं है कि इस्लाम आगे से उठ के आता अकेले और कलम में वॉर क्या खत्म कर देता। वाह! ब्यूटीफुल, एग्ज़ैक्टली, ब्यूटीफुल। बिल्कुल, प्रैक्टिकल ये नहीं है, बिल्कुल इसकी मुफ्ती मिसाल साहब आप ने भी हिस्ट्री आगे में ये भी बात मिल जाएगी। कही। नहीं, बिल्कुल, ग़ज़वा बदर से पहले जो है सूरह मोहम्मद में ये जो ऐलान तो यही था कि ठीक है, उनको फिर एहसान करके छोड़ दो, ये जैसे तो उसके बाद ऑब्वियसली बात आ गई, मुफ्ती साहब ने यही कही कि ये फिर ऐसा डिक्लेरेशन है कि सब इस पे अमल करें तो ये अमल में आएगा, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, वो जो आमिर भाई बात कर रहे थे, मूवी वाला, मूवी का जवाब तो मूवी हो सकता है। जो जेंगो अनचेन्ड है, जी। उसमें एक बड़ा प्रोफाउंड ओह! डायलॉग है कि जिसमें कैप्रियो जब की। जेंगो को जी। जेमी फोक्स को जब वो आज़ाद करा के वो डॉक्टर ले जाता है अपने साथ और उसके बाद फिर उसे कहता है कि क्या तुम बाउंटी हंटर बनोगे मेरे साथ? तो जो उसका जवाब था, वो एनकैप्सुलेट करता है कि मजमूई तौर पे जो गुलामों के जज़्बात होते थे, उनके स्लेव मास्टर्स के हवाले से, उसका जवाब ये था, उसका मफ़हूम ये है कि मैं व्हाइट मैन को कत्ल करूँगा और मुझे इसके पैसे भी मिलेंगे। हो, हो, एब्सोल्युटली बिल्कुल मैं जॉब करूँगा। यानी हो। कि रिज़ेंटमेंट इस हद तक थी कि वो इस चीज़ ये देख उसने ये नहीं पूछा कि ये काम अख़लाक़ी तौर पे जायज़ है या ये बुरा काम है या इसका कोई और उसने जुज़ियात में नहीं गया। सिंपल चीज़, गोरों को मारना है और पैसे मिलेंगे, मेरी तरफ से हाँ समझो। ये उस ज़माने का ये जो कल्चर था जो जो रिफ्लेक्ट उन्होंने इस मूवी में किया है। तो भई हमें बताएँ कि इस्लाम में कोई ऐसा कल्चर था जिसको इस्लाम ने एबॉलिश करना था तो फिर तो बात बनती है। अदरवाइज़ तो ये बड़ी अजीबो-गरीब बात है कि एक चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, उसको कौन एबॉलिश कैसे एबॉलिश करें उसको हम? ज़बरदस्त। अच्छा, एक एक और चीज़ अब मैं ये ले लेता हूँ, क्योंकि मूवी का जवाब मूवी है, तो फिर मूवी का जवाब मूवी। अच्छा, ये मैं स्लेवरी के ऊपर मुफ्ती नहीं कहने साहब लगा, आप जाएँ अब मेरे ख़्याल में फिर। ओवरऑल आप लोग ओवरऑल मुझे जो गुमराह करके कॉन्सेप्ट है। छोड़ेंगे। मैं बड़ा माज़रत चाहता हूँ कि बड़े-बड़े हमारे जो उलमा हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर ये रेफ़रेंसेस इसलिए देने पड़ रहे हैं कि कुछ लोग किताबों से ज़्यादा आजकल डॉक्यूमेंट्री से, मूवीज़ से, विजुअलाइज़ेशन से समझ रहे हैं। ज़माना वो आ गया, तो हमें उसके मुताबिक कुछ चीज़ें रेफ़र करनी होंगी किताबों के साथ-साथ। अच्छा, नेटफ्लिक्स के ऊपर और ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं, 13th, ये बेसिकली 13th अमेंडमेंट थी, जो अब्राहम लिंकन के यक जुम्बश कलम के साथ तबाही मच गई थी, और फिर उसने कितने लोगों को भड़का के जो है सारा किया, बाद में असैसिनेशन हुई। एनीवेज़, उस तब से लेके, यानी 1800 से लेके 19वीं सदी के मिड से लेके अब तक नेटफ्लिक्स ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और मैं हैरान हूं कि कैसे नेटफ्लिक्स ने उसको रख लिया है और कैसे वो पड़ी हुई है 13th। उसमें उन्होंने बयान किया है कि कैसे 13th अमेंडमेंट ने स्लेवरी को तो खत्म किया, मगर जो प्रिजन के नाम के ऊपर, जो क्रिमिनल्स के लिए प्रिजन में, उसके नाम के ऊपर जो चीप लेबर उसी स्टाइल के अंदर इकट्ठी की जा रही है, 2.8 मिलियन, यानी कई मुल्कों से ज्यादा आबादी की सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जेलों के अंदर पड़ा हुआ है। और किस तरीके से इंटरनेशनल जो आपकी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो जेलों के अंदर
चीप लेबर के तौर, चीप लेबर क्या, फ्री लेबर, फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको चंद जो है वो थोड़े से बर्तन दे दिए, अच्छे कपड़े दे दिए, उससे वो प्रोडक्शन करवाते हैं और किस तरीके से काम हो रहा है ये जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा। ग्वांतानामो बे का उसमें जिक्र है, अबू गराब जेल का जिक्र है, इराक के प्रिजनर के साथ जो किया उसका जिक्र है, सीरियंस के साथ जो किया उसका जिक्र है, अफगानिस्तान के साथ, यानी डॉक्यूमेंटेड है वो, ये फिल्म की बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल वीडियोस डॉक्यूमेंटेशंस के साथ स्टैट्स के साथ उन्होंने बयान किया है कि किस तरीके से मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करने वाले, ये एक आपका दोस्त है कैसर अहमद राजा साहब, बड़ा महबूब, वो जो जियोलॉजिस्ट है, वो खुद कहता है मैं माहिर आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, वो बंदा कहता है कि जनाब अब्राहम लिंकन जो रसूलों से अजीम तर, कद्दू। बहुत शुक्रिया। आई मीन दिस इज ये वो प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ नहीं आता कि जब आप किसी चीज़ को एक फ्रेमवर्क में लाए बगैर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा। अभी आपने 13th अमेंडमेंट की बात की कि वो सिर्फ़ ऑन अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन, उसके बाद फिर कितने लोग जो हैं उनका कत्लेआम हुआ। कितने ये जो अंकल टॉम की टर्मिनोलॉजी है ये भी वहीं से आई जो उससे पहले एक नॉवल लिखा गया था एंड सो फोर्थ। उसके बाद आप देखिए जो 18 अमेंडमेंट थी वो भी बड़ी सीखने वाली है। ये जिसमें तक 12-13 साल के लिए शराब पे पाबंदी लगाई गई थी कि एकदम से आइन में तरमीम कर दी 1920 से लेकर 1933 तक कि शराब जो है अमेरिका में ये हराम करार दी देगी सो टू स्पीक। वो जो एबोलिशन का टाइम कहा जाता है, इस एबोलिशन की नाकामी ही इस वजह से थी कि एकदम से चूँकि उन्होंने सिस्टम से शराब को ख़त्म किया, इतने गैंग बने, इतना वायलेंट क्राइम एकदम से ऊपर गया कि गवर्नमेंट 12-13 साल तो उन्होंने रेज़िस्ट किया, उसके बाद उन्होंने पाबंदी हटा दी कि नहीं सडन चेंज नहीं। आइडिया ये है कि आप जब भी चेंज लेके आते हैं प्रोग्रेसिवली, अभी वफाकी शरई अदालत पाकिस्तान में उन्होंने सूद के खिलाफ एक तारीखी फैसला दिया है, एक बार फिर पहले भी दिया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका किसी वजह से। तो उसमें जो सूद को फौरी तौर पे तो उन्होंने कहा है कि जो लफ्ज़ सूद है ये तो शिकों से फौरी तौर पे खत्म होगा, आई थिंक जून से खत्म हो रहा है वो। लेकिन ओवरऑल जो उन्होंने फ्रेमवर्क दिया है वो 2027 तक दिया है बिकॉज़ दे रियलाइज़ कि सूद को एकदम से अगर पाकिस्तानी मईशत से आज हम खत्म कर दें तो पूरी की पूरी मईशत कोलैप्स कर जाएगी। ये आजकल के हालात में आप समझने की कोशिश करें कि इस्लाम ने क्यों एकदम से ये जो असीराने जंग वाली स्लेवरी थी, इसको एकदम से अबॉलिश क्यों नहीं कर दिया? एक तो वजह ये थी अपनी जगह पे कि ये ऐसा डिक्लेरेशन है कि सबको इस पे अमल करना चाहिए था, लेकिन जो बाकियों ने नहीं किया। दूसरी वजह उसकी ये है कि पूरी की पूरी आपका इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो उसका एक बेहतर तरीका है लास्टिंग बनाने के लिए कि आप उसे प्रोग्रेसिवली एक फ्रेमवर्क के ज़रिए उसको ख़त्म करें, जो कि इस्लाम ने ख़त्म किया। अब उसके अलावा आपको कोई चाहिए समथिंग व्हिच इज़ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या ज़्यादा उसमें रोमांसिज़्म हो, तो वो आप लेके आएँ, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अकली बेसिस पे यू हैव नथिंग टू से।